गबन प्रेमचंद द्वारा रचित एक यथार्थवादी उपन्यास है। गबन का मूल विषय है महिलाओं का पति के जीवन पर प्रभाव। यह प्रेमचंद के एक विशेष चुनताकुल विषय से संबंधित उपन्यास है। यह विषय है गहनों के प्रति पत्नी के लगाव का पति के जीवन पर प्रभाव। गबन में टूटते मूल्यों के अंधेरे में भटकते मध्य वर्ग का वास्तविक चित्रण किया गया है। इन्होंने समझौता परस्त और महत्वाकांक्षा से पूर्ण मनोवृत्ति तथा पुलिस के चरित्र को बेबाकी से प्रस्तुत करते हुए कहानी को जीवंत बना दिया है। इस कहानी की नायिका है जालपा, जो कि महाशय दीनदयाल की कन्या है। दीनदयाल जमींदार के मुख्तार हैं। वेतन 5 रुपया पाते हैं, पर ऊपरी कमाई अच्छी खासी है। वे बराबर जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते थे, जिससे बालकाल से ही जालपा का लगाव आभूषणों से हो गया। एक दिन दीनदयाल जब अपनी धर्मपत्नी मानकी के लिए चंद्रहार लाते हैं, तो जालपा हट करने लगती है कि उसे भी ऐसा ही हार चाहिए। तब मानकी उसे समझाती है कि तुम्हारे लिए चंद्रहार तुम्हारे ससुराल से आएगा। मुंशी दीनदयाल के परिचय के एक व्यक्ति थे, दयानाथ। बड़े ही सज्जन और ईमानदार। 50 रुपये वेतन पाते थे और रिश्वत से हमेशा दूर रहते थे। इन्हीं का लड़का है रमानाथ, जिससे जालपा का विवाह तय होता है। दयानाथ कर से कोसों भागते थे, इसलिए चाहते थे कि शादी सरल ढंग से हो। शादी की तैयारियां शुरू हुई। होते होते खर्च अपनी तय सीमा से काफ़ी आगे निकल गया। विवाह का दिन आया, धूमधाम से सारा कार्यक्रम हुआ और जालपा को ज्ञात हुआ कि आभूषणों का राजा चंद्रहार चढ़ाव में नहीं है। इससे उसके कलेजे पर चोट सी लगी। उसने प्रण कर लिया कि जब तक चंद्रहार न बनेगा वह कोई गहना नहीं पहनेगी। जब दयानाथ विवाह से लौटे तो उन्हें अब यही चिंता सताने लगी कि उधार कैसे चुकाएंगे। उनके सिर पर जैसे सैकड़ों मन का बोझ लदा हुआ हो। सराफ भी अब आकर तगादा करने लगा। दयानाथ ने रमा को कहा कि वो बहू से कहो कुछ गहने लौटा दे, मगर रमानाथ ने जवानों के स्वभाव के अनुसार जालपा के सामने खूब डींगे हाँकी थी कि उसकी बहुत जमींदारी है, बैंक में रुपए पड़े हैं, वह बहुत अमीर है और अब जाके अगर वह गहने लौटाने को कहेगा तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी। एक रात जब जालपा सो रही थी, तब रमानाथ चुपके से उसके गहनों की संदूकची को चुरा कर दयानाथ को दे आया। दयानाथ को यह कतई मंजूर न था, मगर मरता क्या न करता। उसने संदूकची को रख लिया और सवेरा होते ही सराफे के पास जाकर हिसाब कर आए। इधर जालपा अब और भी उदास रहने लगी। ढंग से खाना पीना और किसी से बोलना भी छोड़ दिया। उसे लगने लगा कि सब पैसे होते हुए उसे गहने नहीं देना चाहते हैं। रमानाथ भी कभी कुछ पूछता तो उसे कटी जली सुना देती। आभूषण मंडित संसार में पली हुई जालपा का आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। रमा भी अब नौकरी की तलाश करने लगा। उसके परिचितों में एक रमेश बाबू म्युनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उन्होंने रमा की नौकरी वहीं लगा दी। वेतन था 30 रुपये महीना, पर जगह आमदनी की थी। कुछ दिनों पैसे बचाने के बाद वह गहने खरीदने एक सराफे की दुकान पर गया। सोचा कि कुछ उधार ले लूंगा। उसने एक दुकान से गहने ले लिए और 650 बाद में देने का वादा करके घर चला आया। उस समय उससे कर्ज की जरा भी चिंता न हुई। उसे बस जालपा का चेहरा नजर आ रहा था। जालपा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। उसका व्यवहार रमा के प्रति स्नेह और सेवा भाव से पूर्ण हो गया। इधर रमानाथ के आभूषण प्रेम की खबर दूसरे सराफों तक जा पहुंची। एक दिन एक दलाल उसके घर पर गहने लेकर पहुंच गया और देखने की जिद करने लगा। गहने जालपा को बहुत पसंद आ गए। रमा चाहते हुए भी मना न कर सका और 700 के गहने उधार ले लिए। वह धीरे धीरे कर्ज के दलदल में फंसने लगा, मगर यह व्यथा वह अपने तक ही रखता था। कभी जालपा के पास उसका जिक्र भी नहीं किया। अब जालपा वह एकांत वासनी नमनी न रही, जो दिन भर मुंह लटकाए उदास लेटी रहती थी। अब कहीं से बुलावा आता तो सास के साथ जरूर जाती। अब तो घूमना फिरना, सिनेमा देखने जाना, ये सब आए दिन होने लगा। इसी बीच जालपा की दोस्ती रतन से हुई। रतन ने एक दिन जालपा को अपने घर चाय पे आमंत्रित किया तो रमा भी साथ गया। रतन को जालपा के कंगन बहुत पसंद आए। उसने रमा से एक ऐसा ही कंगन खुद के लिए बनवाने के कह रमा को 600 रुपये दे दिए। रमा ने सोचा कि वह 600 रुपये सराफ को दे के पुराने हिसाब में कुछ जमा करवा देगा, कुछ बच जाएंगे और नए हिसाब में 600 लिखवा देगा। मगर रुपए लेने के बाद सराफ ने नया उधार देने से साफ मना कर दिया। अब रमा फंस चुका था। उधर अब रतन बार बार कंगन के लिए तकाजा कर रही थी, पर वह कुछ न कुछ बहाना करके मोहलत मांग रहा था। अंत में रतन ने रमा से यह कह दिया कि या तो वो कंगन ला के दे दे या उसके रुपए लौटा दे।
रमा अब रतन के रुपए को लेकर हमेशा चिंतित रहने लगा। वह उस मनहूस घड़ी को याद करने लगा जब उसने रतन से पैसे लेकर मुफ्त में विपत्ति मोल ली थी। उसने सोचा कि शायद रतन की अधीरता का कारण यह हो कि उसे शंका हो गया हो कि मैंने उसके रुपए खर्च कर दिए हैं, और सचमुच कारण भी यही था। उसने सोचा कि अगर रतन को उसके पैसे दिखा दिए जाएं तो कुछ दिन वो शांत हो जाएगी। एक दिन यही सोचकर वो म्यूनसिपैलिटी से 800 रुपये जमा न करके घर ले आया। जालपा के पूछने पर कहा कि वह सराफ से लेकर आया है और रतन का इंतजार करने लगा। जब काफ़ी देर हो गई और रतन न आई तो वह घूमने निकल गया। इसी बीच रतन वहाँ आई तो जालपा ने रतन को पैसे लौटा दिए। वह मना कर रही थी, पर जालपा ने इस बोझ को उतारना ही जरूरी समझा। जब रमा लौट के आया और उसे यह बात पता चली तो मानो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने रतन को पत्र लिखा कि 200 उस थैली में उसके थे और पैसा लौटाना उसे बुरा लगा हो तो वह भिजवा दे। 3-4 दिन में कंगन बन जाएंगे। रतन ने खत का जवाब न दिया पर 200 रुपये लौटा दिए। सब करके भी रमा को 300 रुपये और चाहिए थे। इस वक्त उसके आंसू नहीं निकल रहे थे पर उसका रोम रोम रो रहा था। उसने दूसरे दिन जाकर रमेश बाबू को कहा कि 300 रुपये उसकी जेब से गिर गए हैं। इस पर उन्होंने 2 दिन की मोहलत दी और कहा कि इसके बाद उस पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अगर वह समय पर सरकारी पैसे जमा न करता तो उसे जेल जाना पड़ता, और इस बात को सोचकर ही वह काफ़ी सहम गया कि कितनी बदनामी होगी और लोग क्या सोचेंगे। उसने सारी बात अब जालपा को बताने की ठान ली और एक चिट्ठी में लिखकर जालपा को देने चला गया। उसने जिन आभूषणों को लौटाकर इस संकट से मुक्ति पाने का उपाय पत्र में लिखा था, वह पहुंचा तो उन्हीं आभूषणों से सुसज्जित जालपा कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। अब रमा में हिम्मत न थी कि वह पत्र जालपा को देता, मगर वह पत्र जालपा के हाथ लग गया और आज सारा भेद खुल गया था। जिस बात को रमा इतने दिन से पर्दा करने में लगा था उसकी सारी कलई खुल चुकी थी। रमा लज्जित होकर घर से निकल गया। अब उसे हिम्मत न थी कि वह जालपा से आंख मिलाता। उसे सूध न थी कि वह कहाँ जा रहा है। उसे होश आया तो वह रेलवे स्टेशन पर था। जो रेलगाड़ी दिखी उस पर चढ़ गया। गाड़ी कलकत्ता जा रही थी। जालपा ने रमा को जाते देखा था, पर उसे इस बात का भान न था कि वह घर से भाग रहा है। जालपा ने सरकारी दफ्तर जाकर बकाया पैसा पता किया और कंगन से उसने इतने प्यार से खरीदा था बेच आई और सरकारी रकम अदा कर दिया। इधर रेलगाड़ी पर जाते वक्त रमानाथ की मुलाकात देवीदीन से हुई, जिसकी कलकत्ते में साग भाजी की दुकान थी। जाति का खटिक था, घर पर सिर्फ पत्नी जग्गू थी और सारे बच्चे भगवान को प्यारे हो गए थे। उसने रमा को जब तक कोई नौकरी न मिल जाती है अपने ही घर पर ठहरने का प्रस्ताव दिया, जिसे रमा ने बिना विरोध स्वीकार कर लिया, और वह करता भी क्या। रमानाथ को कलकत्ता आए 2 महीने हो गए थे। वह अब देवीदीन के घर पर ही पड़ा रहता था। देवीदीन और जग्गू को ही उसने अपना माँ बाप मान लिया था और वे भी उससे पुत्र की भांति स्नेह करने लगे थे। दिन भर वह सोचता रहता कि पैसे कहाँ से आएंगे। वह कहीं बाहर नहीं जाता था। उसे डर था कि कहीं पुलिस वाले उसे पकड़ लें। कभी कभी रात में बाहर निकलता। दयानाथ और जालपा ने अखबारों में नोटिस भी छपवा कर रमानाथ से घर वापस आने का आग्रह किया, पर यह सब उसे पुलिस की चाल लगती थी। एक दिन उसे अखबार में शतरंज की एक चाल छपी हुई दिखी, जिसे हल करने वाले को 50 रुपये का इनाम था। इस चाल को काफ़ी लोगों ने सुलझाना चाहा पर नहीं सुलझा पाए। रमानाथ ने यह चाल कहीं देख रखी थी। अपनी स्मृतियों में ढूंढने के बाद उसे उसका जवाब मिल गया और उसने चाल को हल कर दिया। पुरस्कार में 50 रुपये भी मिले। उस पर जग्गू ने सुझाव दिया कि क्यों न रात में वह चाय की दुकान खोल ले। रमानाथ को यह सुझाव अच्छा लगा। दुकान धीरे धीरे चलने लगी और अब रमानाथ की स्थिति भी सुधरने लगी। वह दिन में खाना खाता, आराम करता और रात में दुकान चलाता था। अब हाथ में पैसे आते ही रमानाथ छुप छुप कर घूमने जाने लगा। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे को देखने के लिए उसकी बड़ी तीव्र इच्छा हुई। सीटें सीमित थी, इस वजह से वह अपनी सीट आरक्षित कराने के लिए रात में निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे 2 पुलिस वाले दिखे। अब वह सड़क का रास्ता छोड़ पटरी के रास्ते चलने लगा। उसके व्यवहार से कोई आम व्यक्ति को भी उस पर संदेह हो सकता था। फिर वे तो पुलिस वाले ही थे। उन्होंने उससे पूछताछ की तो उसने हड़बड़ाहट में सब गलत बता दिया।
जब देवीदीन वहां पहुंचा तो उसने सब सच बता दिया और अब पुलिस वाले ये सोचने लगे कि इसने झूठ बोला है क्यों। रमानाथ को दरोगा के सामने पेश किया गया। उस समय दरोगा एक डकैती के केस में बहुत परेशान थे। उन्होंने जब रमानाथ से सख्ती से पूछा तो उसने अपनी सारी करतूत बता दी। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए उन्होंने रमानाथ के दफ्तर पर फ़ोन किया और पूछा कि क्या कोई रमानाथ नाम का व्यक्ति वहाँ काम करता था और क्या उसने किसी सरकारी रुपये का गबन किया है। फ़ोन रमानाथ के मित्र रमेश बाबू ने उठाया था। उन्होंने गबन की बात से इनकार कर दिया और पूछा क्या रमानाथ उनके साथ है, पर तब तक दरोगा जी फ़ोन काट चुके थे। अब दरोगा को यह पता चल चुका था कि रमा को सच्चाई का ज्ञान नहीं है और वह इस मौके को अच्छे से भुनाना जानते थे। उन्होंने रमा को डकैती वाले मामले में गवाही देने के बदले अच्छी नौकरी, अच्छी ज़िंदगी और पुराने वाले केस को बंद करवाने का लालच दिया, जो कि कभी लिखा ही नहीं गया था। जब रमेश बाबू रमा के कलकत्ते में होने की खबर लेके उसके घर गए तो उन्हें पता चला कि जालपा को यह पहले से ही पता है। पूछने पर जालपा ने बताया कि उसने वहाँ के एक अखबार में शतरंज की एक चाल छपवाई थी, यह सोच के कि शायद कुछ सुराग मिले, और ऐसा ही हुआ। अब जालपा रमानाथ को लाने कलकत्ता जाने की तैयारी करने लगी, इस बात से अनजान कि पुलिस कुछ और ही फिराक में है। रमानाथ गवाही देने के लिए तैयार हो चुका था। अब वह देवीदीन के घर में नहीं, सरकारी बंगले में सरकारी खर्च पर ऐसो आराम से रह रहा था। इस बात से निफिक्र कि उसकी एक झूठी गवाही कितने बेगुनाहों का घर बर्बाद देगी। जब जालपा देवीदीन के घर पहुंची और उसे सब बात बताया गया तो उसे यकीन ही न हुआ कि रमानाथ स्वार्थ में अंधा होकर ऐसी ऊंची हरकत कर सकता है। अब जालपा ने ठान लिया कि वह रमानाथ को ऐसा पाप नहीं करने देगी। उसने उससे मिलना चाहा, पर पुलिस के कड़े पहरे के कारण मिल नहीं पाई। मगर बहुत कोशिशों के बाद उसने अपना खत रमानाथ तक पहुंचा दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जालपा यहाँ कैसे आ गई। उसी रात मौका देखकर रमा वहाँ से निकला और देवीदीन के घर जा पहुँचा, जहाँ उसकी मुलाकात जालपा से हुई और उसने रमानाथ को सारी सच्चाई बताई। उसे अब दरोगा पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जब दूसरे दिन इस विषय पर दरोगा से बात की तो उसने रमानाथ को झूठे केस में फंसाने और डरा धमकाकर और जालपा को गिरफ्तार करने की धमकी देकर गवाही न बदलने पर मजबूर कर दिया। गवाही चलने लगी, महीनों तक पेशी हुई। इस बीच रमानाथ ने जालपा से मिलने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि रमा किसी से न मिले इस कारण प्रशासन ने एक वेश्या जोहरा की मदद ली। रमानाथ भी उसमें मुग्ध हो गया, पर वह जालपा को भूल नहीं पाया। उसने एक दिन जोहरा से मदद मांगी कि वह जालपा की खबर ले आए और हो सके तो उसे यहाँ से प्रयाग भेज दे। मगर जब जोहरा लौटी तो वह खुद उस देवी की भक्त हो चुकी थी। उसने बताया कि जालपा उन्हीं के यहाँ काम करती है और उन्हीं के बच्चों के साथ खेलती है जिसके खिलाफ तुम गवाही दे रहे हो। वह तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित कर रही है। इस बात की चोट रमा को ऐसी लगी कि उसमें अब सच स्वीकारने की हिम्मत आ गई। उसने जाकर जज को सारी बात बता दी। नतीजा यह हुआ कि उसकी झूठी गवाही देने की मजबूरी को समझकर उसे बिना सजा दिए ही छोड़ दिया गया और उन बेगुनाहों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। सभी खुश थे। जालपा ने मानो जैसे सब पा लिया हो। वे वहाँ से देवीदीन के घर गए, अपने कठिन समय को याद किया। अब जालपो को गहनों का मोह नहीं रहा। वह खुश थी कि वह रमा के साथ है। धन्यवाद।